अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ट्रेंड क्या होता है ट्रेडिंग में, तो आप या सिंपली कोई भी ये आंसर कर देगा कि चार्ट जिस साइड पे मूव कर रहा है उसको हम ट्रेंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल अप साइड पे मूव कर रहा है तो उसको अप ट्रेंड कहते हैं, डाउन साइड पे मूव कर रहा है तो उसको हम डाउन ट्रेंड कहते हैं। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये चार्ट पे दिखता कैसा है, तो सिंपली आप कहेंगे इस तरह से होता है अप ट्रेंड एंड इस तरह से होता है डाउन ट्रेंड। ये बातें सबको पता है जिसको थोड़ा बहुत भी बेसिक प्राइस एक्शन आता है। अगर सिर्फ इतना हम समझ लेते हैं तो एक्चुअल में ये एक किताबी ज्ञान होता है जो कि रियल लाइफ से, प्रैक्टिकलिटी से थोड़ा सा अलग होता है। रियल लाइफ में थोड़े से इसमें चेंजेस होते हैं। यही रीजन है कि जो बेसिक प्राइस एक्शन पे वर्क करते हैं उनको कभी कभी ये फेल होता हुआ नजर आता है एंड जिस वजह से वो ट्रैप हो जाते हैं। वहीं पे अगर हम इसको देखने का थोड़ा सा नजरिया बदल लेते हैं, कुछ बातों को सिर्फ ध्यान में रख लेते हैं, तो इसकी एक्यूरेसी जो है और ज्यादा बढ़ जाती है। स्वागत है आपका स्मार्ट मनी कंसेप्ट के 4th पार्ट में, जहां पे हम ये सीखने वाले हैं कि ट्रेंड किस तरह से फॉर्म होता है एंड किस तरह से वो चेंज होता है स्मार्ट मनी कंसेप्ट की लैंग्वेज में। स्मार्ट मनी कंसेप्ट में ट्रेंड जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। ट्रेंड को यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ दूसरे नाम से बुलाया जाता है जिसको कहा जाता है स्ट्रक्चर मैपिंग, जिसमें हम ये सीखते हैं कि ट्रेंड किस तरह से फॉर्म हो रहा है एंड किस तरह से वो चेंज हो रहा है। सिर्फ यहाँ पे नाम खतरनाक दे रखे हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट में, जिसको देख के डरे नहीं। नॉर्मल जो ट्रेंड वगैरह हम आइडेंटिफाई करते हैं उसी का थोड़ा सा विकसित रूप होता है, जहां पे कुछ एडिशनल बातों का बस हमें ध्यान रखना होता है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट की यही खासियत है कि यहाँ पे नाम सब चीजों के हैवी दे रखे हैं, पर एक्चुअल में वही बेसिक बातें होती हैं जो आज तक आप ट्रेडिंग में देखते, सीखते, सुनते आए होंगे। उसी के साथ में बस थोड़े से मॉडिफिकेशंस ऐड कर दिए जाते हैं उसमें, जिससे कि उसकी एक्यूरेसी बढ़ सके एंड बाकी नॉर्मल रिटेलर्स जो प्राइस एक्शन वगैरह पे वर्क कर रहे हैं उनसे थोड़ा सा हमें अच्छा एज मिल सके। एकदम शॉर्ट, सिंपल एंड टू द पॉइंट वीडियो रहेगा। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनको भी चेकआउट कर लें, क्योंकि उनमें से कुछ कंसेप्ट को मैं इस वीडियो में यूज करने वाला हूं। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ बेसिक पॉइंट्स को सीखा था। सेकंड पार्ट में हमने लिक्विडिटी ग्रैब एंड लिक्विडिटी के बारे में समझा था। थर्ड पार्ट में हमने ये समझा था कि किस तरह से लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए ऑपरेटरों के द्वारा इंड्यूसमेंट क्रिएट किया जाता है, इंड्यूसमेंट टेक्निक को यूज करते हुए। अब ये 4th पार्ट होने वाला है, जहां पे हम ये सीखेंगे कि चार्ट पे स्ट्रक्चर मैपिंग किस तरह से होती है, कैसे हम चार्ट का स्ट्रक्चर समझ सकते हैं एंड साथ ही साथ कब वो स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है। अब स्ट्रक्चर मैपिंग को सीखने के लिए चार्ट पे आपको 2 कंसेप्ट को माइंड में एकदम क्लियर करना जरूरी है। सबसे पहला कंसेप्ट होता है BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसको कहते हैं, फुल फॉर्म इसकी होती है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सेकेंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है CHOCH, यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर, इसकी फुल फॉर्म होती है, जिसको कुछ लोग शॉर्ट फॉर्म में चोंच कहते हैं, कुछ लोग चोक कहते हैं। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था, यहाँ पे नाम हैवी दिए हुए रहते हैं, बस कंसेप्ट बहुत इजी रहते हैं समझने को। तो नाम भले ही आपको याद रहे ना रहे, या किसी भी नाम से आप इन बातों को याद रखें, सिर्फ आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। वैसे तो इन दोनों ही कंसेप्ट को मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में समझाया था, पर वहां पे सिर्फ मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू दिया था। अब हम इसको समझने वाले हैं कि चार्ट में स्ट्रक्चर मैपिंग में किस तरह से काम आते हैं। सबसे पहले समझते हैं बोस यानी BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को। इसमें जब चार्ट इस तरह से मूव कर रहा होता है एक डायरेक्शन में, तो जैसे जैसे वो अपना हाई क्रॉस करता है, जैसे यहां पे एक हाई क्रॉस करा तो यहां पे एक बोस क्रिएट होता है, दोबारा से उसने अपना हाई क्रॉस करा तो यहां पे एक और बोस क्रिएट होता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए सिर्फ हमें 2 बातें ध्यान में रखनी होती है। एक तो ये कि डायरेक्शन चार्ट का सेम साइड पे बना हुआ है, मेन ट्रेंड जो है वो सेम साइड पे बना हुआ है। दूसरी बात का हमें ये ध्यान रखना होता है कि आफ्टर अ वैलिड पुलबैक ओनली ये कंसिडर होता है, यानी चार्ट ने एक ट्रेंडी मूव दिया, उसके बाद वैलिड पुलबैक होना चाहिए। वैलिड पुलबैक क्या होता है? एटलीस्ट चार्ट यहाँ पे 50-60% के आसपास रिटेस्ट करे, मिनिमम टू मिनिमम 40% से ज्यादा रिटेस्ट करे। फॉर एग्जांपल, अगर चार्ट ने इस तरह का मूव दिया, उसके बाद जरा सा पुल बैक देके वापस से हाई क्रॉस कर दिया, तो यहाँ पे ये बोस नहीं कहलाएगा। अब एक्चुअल चार्ट पे किस तरह से दिखता है उसका थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां से एक ट्रेंडी मूव चालू हुआ, तो उसके बाद जब इसने ये पुल बैक दिया जो 50-60% के आसपास तक नहीं गया, उसके बाद यहां पे इसने वापस से नीचे की साइड पे ब्रेक डाउन कर दिया, तो यहां पे भले ही लो ब्रेक हुआ है पर यहां पे ये बोस नहीं कहलाएगा। एंड बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि जैसे ही यहाँ पे लो ब्रेक होता है वो यहाँ पे शॉर्ट करने एंटर हो जाते हैं, जिस वजह से मार्केट यहाँ पे उनकी लिक्विडिटी इकट्ठी करते हुए, यहाँ पे उनके लिए इंड्यूसमेंट क्रिएट करते हुए, इंड्यूसमेंट क्या होता है लास्ट वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया था, इंड्यूसमेंट टेक्निक यूज करते हुए उनके सारे स्टॉप लॉस खाता हुआ वापस ऊपर साइड पे चला जाता है। एक वैलिड बोस किस तरह से बनता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है, यहाँ पे जब हाई से चार्ट ने निकल के यहाँ पे एक ट्रेंडी मूव दिया, उसके बाद इनवैलिड पुल बैक दिया उसने, ये 50% के आसपास तक नहीं गया, वापस गया, तो यहां से पूरा इस लो तक हम कंसीडर करेंगे, ये हमारा हाई हो गया, ये हमारा लो हो गया। इनको जब हम कनेक्ट करके यहां पे देखेंगे तो ये अगर वैलिड पुल बैक हो जाता है 50-60% के आसपास तक ये हो जाता है, उसके बाद जब दोबारा यहां पे ये लो ब्रेक होगा, प्रीवियस हाई को हमने क्रॉस नहीं करा, उसके नीचे ही हाई लगाया और ये लो ब्रेक करा, पुल बैक भी वैलिड है,
तो फिर जब ये यहाँ पे लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे ये कहलाता है बोस यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद हम मान सकते हैं कि चार्ट वही स्ट्रक्चर को कंटिन्यू कर रहा है, यहां से और डाउनफॉल दिखा सकता है। अब नॉर्मल जो प्राइस एक्शन ट्रेडर होता है वो इस तरह से लोअर हाई लोअर लो समझता है। उसके लिए ये हाई बन गया, ये हाई बन गया, ये हाई बन गया, ये लो बन गया, ये लो बन गया, ये लो बन गया। पर स्मार्ट मनी में कभी भी ऐसा नहीं होता है एंड रियल चार्ट में भी कभी भी ऐसा नहीं होता है। वहां पे एक वैलिड हाई और एक वैलिड लो क्या होता है उसको ध्यान से समझना, वरना ये कोई भी कंसेप्ट आपका कुछ भी काम का नहीं रहेगा। यहां से जहां से चार्ट ने मेन मूव देना स्टार्ट करा, उसके बाद जब तक चार्ट गिर रहा है उसको गिरने दो। ये उसने एक पुल बैक दिया, पर ये फिर भी एक लो कंसिडर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये पुल बैक वैलिड नहीं था। पुल बैक वैलिड जब तक नहीं होगा 40, 50, 60% तक जब तक मूव नहीं करता है। एक बार जब 40, 50, 60% मूव देगा तो वहां से जहां से वो आया है वो हमारा लो पॉइंट होगा, ये हमारा लो पॉइंट नहीं रहेगा। उसके बाद दोबारा से ये नीचे आया, तो यहां पे अभी भी हमें इसको लो कंसिडर नहीं करना है। जब एक बार इसने ये वैलिड पुल बैक दे दिया इस तरह से, यानी जो पूरा यहां से यहां तक का ट्रेंडी मूव हुआ, इसका 50-60% से ज्यादा रिटैच कर लिया, तब जाके ये वैलिड लो कंसिडर होता है। तो हमारा हाई क्या बन गया, जहां से हम चलते हुए आ रहे हैं, प्लस ये वैलिड लो बन गया। उसके बाद ये जब तक चेंज नहीं होंगे, बीच में भले ही इनके इस तरह से कुछ भी होता रहे, यहाँ पे हाई हमारा जब चेंज होता है, जब वापस से ये चार्ट है ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है। यहां पे जैसा हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था एक वैलिड, तो जहां से वो हाई पॉइंट चलता हुआ आ रहा है, ये हाई शिफ्ट होकर अब यहां पे आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट हाई हो जाएगा हमारा। और लो वापस से हमारा जब ही शिफ्ट होगा जब वापस से चार्ट वैलिड पुल बैक देता है। जैसे यहां पे लो लगाया तो ये कोई लो नहीं होगा, इंपॉर्टेंट लो रहेगा ये वाला, क्योंकि यहां से वैलिड पुल बैक निकला था, इसलिए ये वाला लो फिर शिफ्ट होकर यहां पे आ चुका होगा। ये बीच में कोई इंपॉर्टेंट लो नहीं है, ये कोई लो नहीं है। सिमिलरली ये बीच बीच में जो इंटरनल हाई होते हैं ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं रहते। उसके बाद इस तरह से जब यहाँ पे ये लो शिफ्ट नीचे हो गया, हाई ऊपर शिफ्ट हो गया था यहाँ पे। अब उसके बाद दोबारा ये शिफ्ट जब होगा, जब वापस से यहाँ पे जैसे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था यहाँ पे BOS, तो जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, इसका टॉप जो पॉइंट होता है, एकदम टॉप पॉइंट जहां से चलता हुआ आ रहा है, वो हमारा एक वैलिड हाई होता है। ये बीच बीच के जो हाई हैं ये कोई भी काम के नहीं रहते। कुछ लोग गलती क्या करेंगे, वो सोचेंगे यहाँ पे BOS हो गया। यहाँ पे BOS कभी भी नहीं होता, लो पॉइंट जब ब्रेक होगा तब BOS हमारा कहलाता है। 2-3 बातों को खास ध्यान रखना है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर 2-3 बार सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम आ चुके हैं निफ्टी बैंक के 5 मिनट चार्ट पे, जिससे कि हम प्रैक्टिकल चार्ट पे स्टडी कर सकें कैसे हाई बनता है, कैसे लो बनता है, कैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह होता है। कहीं से भी आप चार्ट को उठा के पिक कर सकते हैं, सिर्फ आपको एक हाई पॉइंट और एक लो पॉइंट डिसाइड करना है। जैसे यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा अमाउंट का पुल बैक देखने को मिल रहा है, जैसे यहाँ पे ये जो मूव हुआ उसका अच्छा खासा अमाउंट का जब पुल बैक हो चुका 50-60% के आसपास, जैसा मैंने आपको बताया है, तो ये एक वैलिड हाई और वैलिड लो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे हाई मान लिया, यहाँ पे लो मान लिया। उसके बाद जब इसने यहाँ पे इसको हाई को पॉइंट को ब्रेकआउट करा, तो हम यहाँ पे इसको BOS समझ सकते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद जहां तक चार्ट चल रहा है उसको चलने दो, क्योंकि हमें क्या पता कहां से चार्ट घूमेगा। फॉर एग्जाम्पल यहां से चार्ट घूमा, यहाँ पे तो हमें दिख रहा है यहाँ पे एक और हाई पॉइंट लग गया, पर ये और भी आगे जा सकता था। लाइव चार्ट में हमें क्या पता यहाँ पे हाई पॉइंट लगाएगा। तो नेक्स्ट हाई पॉइंट हमारा जब डिसाइड होता है, जब वहां से एक वैलिड अमाउंट का पुलबैक आ जाता है, एक 40-50% के आसपास का रिट्रेसमेंट आ जाता है। जैसे यहाँ पे एक डीप पुलबैक हमें देखने को मिला, बड़ा पुलबैक, तो ये हम फिर कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पे एक नेक्स्ट हाई पॉइंट हमारा लग चुका है इस तरह से। लो अभी भी हमारा सेम है, लो हमारा कब चेंज होगा वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिलहाल के लिए हमारा हाई चेंज हो चुका है, क्योंकि यहां से एक अच्छे अमाउंट का पुलबैक आ चुका है। अब सपोज हम इस तरह से अच्छे से इनको मार्क कर लेते हैं, तो हाई जो है ऊपर की साइड पे शिफ्ट हुआ, हायर हाई बना, लो अभी तक भी सेम है। अब होगा क्या, यहां से सपोज करते हैं, आगे का चार्ट हमें नहीं पता, तो यहां से अगर ये हाई पॉइंट को वापस से ब्रेक कर देगा इस तरह से जैसे यहां पे किया, तो ये वापस से यहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा। ऐसा ना होते हुए लो पॉइंट जो हमारा लगा हुआ है इसको ब्रेक कर देगा, तो ये यहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कहलाएगा। क्योंकि अभी हमारे साथ क्या हो रहा है, हम ऊपर की साइड पे मूव कर रहे हैं इस तरह से, तो सेम डायरेक्शन में अगर जब तक हम मूव करते हैं तब तक तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रहता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर जो रहता है वो इस तरह से रहता है कि फॉर एग्जांपल चार्ट अपर साइड पे मूव कर रहा है, तो बार बार जब ये अपने वैलिड हाई को क्रॉस कर रहा है तब तो BOS बनता जा रहा है। एक बार जब इसने यहां से वापस से डाउन साइड पे अपने लो को ब्रेक करा, अपसाइड वाले चार्ट ने, अपसाइड डायरेक्शन वाले चार्ट ने लो को जब अपने ब्रेक करा, वैलिड लो को, अपसाइड वाले चार्ट में इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर जब होगा, जब लो ब्रेक कर दिया, तो यहां पे एक CH हो जाएगा। सिमिलरली डाउन साइड का अगर चार्ट इस तरह से चलता हुआ आ रहा है, तो बार बार जब ये डाउन साइड पे वैलिड लो को ब्रेक कर रहा है, तो हमारे लिए BOS बनता जाएगा। जैसे ही एक बार इसने जाके हाई को क्रॉस करा इस तरह से, तब ये हमारे लिए यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, CHOCH। सो सिंपली इससे आपको क्या पता चला, BOS हमें हेल्प करता है सेम डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने में, CHOCH चेंज ऑफ कैरेक्टर या चोंच बोलने, चोक बोलने, वो हमें हेल्प करता है कि अप साइड का डायरेक्शन कब डाउन साइड में कन्वर्ट हो रहा है, डाउन साइड का डायरेक्शन कब अप साइड में कन्वर्ट हो रहा है, इस तरह से।
अब थोड़े से और एग्जांपल्स वगैरह को हम देख लेते हैं प्रीवियस चार्ट पे, जिससे कि हमारे माइंड में ये और क्लियर हो जाए एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर वगैरह किस तरह से होता है, ट्रेंड चेंज वगैरह बेसिकली आम भाषा में आपको समझाऊं तो वो कैसे होता है वो भी हम देख सके। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था, कहीं पे भी आप हाई और लो मार्क करके उसके आगे की चार्ट की कहानी समझ सकते हैं। थोड़ा पहले से पिक करना चालू कर दें जिससे कि आप कहानी को समझते हुए आ जाए। तो यहाँ पे हमने एक हाई और लो मार्क कर लिया फॉर एग्जांपल, पीछे का क्या हुआ हमें कुछ भी नहीं पता, आगे का क्या हुआ हमें वो भी कुछ भी नहीं पता। अब उसके बाद क्या होता है, चार्ट जाता है एग्जैक्टली इसी पॉइंट के आसपास से रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आ जाता है। तो क्या हमारा यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ? बिल्कुल भी नहीं। पर यहाँ पे एक वैलिड पुल बैक हमें देखने को मिला जो कि इस पूरे स्विंग का 50-60% के आसपास है। तो इंपॉर्टेंट लो हमारा ये हो जाएगा। यहाँ पे लो यहाँ था, यहाँ आ गया। हाई पॉइंट अभी तक हमारा ब्रेकआउट नहीं हुआ है, तो हाई जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो ये हमारा हाई पॉइंट था, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ यहाँ पे। उसके बाद एक अच्छा मूव वगैरह हमें देखने को मिला। अब यहां से ये जो मूव निकला है उसका अच्छा खासा वैलिड पुल बैक हमें देखने को मिला 40-50-60% के आसपास। फिर वापस से चार्ट ने जैसे ही ब्रेक करा तो यहाँ पे दोबारा से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला। उसके बाद जहां तक चार्ट गया उसके वापस से इसने यहाँ जहां से ब्रेकआउट पॉइंट था, ब्रेकआउट पॉइंट से वापस से इसने 40-50-60% के आसपास रिटेस्ट करा। यहां से हमने इंपॉर्टेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था पिछला वाला, जिसको हमने अच्छा खासा 40-50-60% के आसपास रिटेस्ट करा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा लो पॉइंट ये बन गया, हाई पॉइंट ये बन गया, ब्रेकआउट यहां से हमने करा। अब यहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, पर लोग यहां पे गलती क्या करेंगे, वो सोचेंगे जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है यहां से धमाकेदार मूव आना चाहिए। ये कभी भी कोई गारंटी नहीं होती कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते ही बहुत बड़ा मूव आपको मिल जाएगा। ये सिंपली स्ट्रक्चर समझने के लिए काम आता है कि हाँ अभी भी हम बुलिश साइड पे स्ट्रक्चर पे बने हुए हैं, अभी भी हम सेल साइड के स्ट्रक्चर पे बने हुए हैं इस तरह से, या दोनों हाई और लो ही मेन ब्रेक नहीं हो रहे तो हम यहाँ पे न्यूट्रल साइड पे बने हुए हैं जिसमें हमें कम क्वांटिटी रखनी है जिससे कि हम ट्रैप ना हो। अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो हुआ, उसके बाद एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाई। अब जो नॉर्मल प्राइस एक्शन फॉलो करता है, जो नॉर्मल रिटेलर है, वो यहाँ पे क्या सोचेगा, चलो सेल कर देता हूं। पर ये इसलिए बनाई गई है ताकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो हुआ है उनको यहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह मिल जाए, उनके लिए यहाँ पे ऊपर जा सके चार्ट। तो अगर आप सही से स्मार्ट मनी के स्ट्रक्चर मैपिंग को फॉलो करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो आपका माइंडसेट बुलिश साइड पे ही रहेगा। इंपॉर्टेंट लो ये था, अभी तक भी ये लो ब्रेक नहीं हुआ है, तो माइंडसेट मेनली कहां पे रहेगा हमारा, लॉन्ग साइड पे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहां से बहुत अच्छा मूव मिला, नेक्स्ट डे गैप अप हो गया मार्केट। तो अभी हमें ये नहीं पता कि हाई पॉइंट बनेगा नहीं बनेगा, और भी ऊपर जा सकता है, हमें क्या पता, हम तो लाइव देख रहे हैं चार्ट पे। पर यहां से जब अच्छा खासा वैलिड अमाउंट का एक रिट्रेसमेंट हो गया, जहां पे हमने ब्रेकआउट किया था उसके 50-60% से भी ज्यादा हमने रिट्रेस कर लिया, तब जाके ये हमारा इंपॉर्टेंट हाई पॉइंट बनता है। एक लो हमारा क्या था, अभी भी लो हमारा यही लगा हुआ है। अब हम आगे चलते हैं और क्या हुआ। तो जैसा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, ये हमारा लो पॉइंट था, ये हमारा हाई पॉइंट था, अभी भी हम बीच में ही बने रहे उसके। तो यहाँ पे जैसा मैंने आपसे कहा जिगजैग वॉलिटिलिटी वगैरह हमें देखने को मिलती है, इस बीच में हमें कम क्वांटिटी रखते हुए ट्रेड प्लान करना पड़ता है, छोटे छोटे मूव्स पकड़ते हुए, वरना ट्रेंडी मार्केट में पैसा कमाने का कोई मतलब ही नहीं है जब उसको वॉलेटाइल साइडवेज मार्केट में वापस से गवा दो या फिर कैपिटल पे ही लॉस करवा दो। अब सिंपली आप देखेंगे तो यहाँ पे वापस से हाई पॉइंट ब्रेकआउट हुआ, तो वापस से हमें क्या समझ में आ रहा है, ट्रेंड वही कंटिन्यू चल रहा है। एंड जैसे ही यहाँ पे दोबारा से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला तो उसके बाद क्या होगा, ये जो इंपॉर्टेंट लो लगा था नेक्स्ट लो, ये हमारा यहां से यहाँ वाले लो से शिफ्ट होकर ये वाला लो यहाँ पे आ चुका होगा। इसी तरह से बार बार आपको देखने को मिलेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट हुआ, मेजर पुलबैक हुआ, वैलिड पुलबैक जिसको कहते हैं, फिर वापस से चार्ट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा ऊपर साइड पे, वापस अच्छा मूव मिला। और जहां जहां ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है वहां पे क्रूशियल जो लो पॉइंट था लास्ट, वो हमारा लो पॉइंट बनता जाएगा इस तरह से। इसी तरह से हम चलते चलते आगे आए, एक दिन हमने हाई पॉइंट लगाया, फिर इसको हम क्रॉस ही नहीं कर पाए। एटलीस्ट उसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है, क्लोज करने के बाद हम उसको कंफर्म मानते हैं कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ है। भले ही आपको धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप रनिंग कैंडल पे एंट्री बना सकते हैं अपनी, आपको समझ में आने लग जाएगा कि कब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा कब नहीं होगा, पर एक्चुअल कंसेप्ट में हम क्लोजिंग के बाद ही उसको कंफर्म मानते हैं। उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, ये हमारा वैलिड लो लगा हुआ था, एक हाई हमने क्रॉस नहीं करा। अब लो जैसे ही यहाँ पे ब्रेक होता है तो हमारा यहाँ पे क्या हो चुका है, जो मैंने आपको समझाया, चोंच, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब उसके आगे आप देख सकते हैं जैसे ही यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, वन साइडेड बहुत अच्छा हमें मूव देखने को मिला, कोई खास पुलबैक वगैरह भी हमें देखने को नहीं मिला है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो लोग इस तरह से बार बार बाय करते जा रहे थे, बार बार बीओएस बनता जा रहा था, उन सबके यहाँ पे ट्रेल होती जा रही थी पोजीशन और बायर साइड होते जा रहे थे। जैसे ही उनके सबके यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ तो यहाँ पे सब लोग अपनी पोजीशन कवर करेंगे, तो ये कंपैरेटिवली हमेशा चेंज ऑफ कैरेक्टर फास्टर एंड बड़ा होता है। अब जो लोग यहाँ पे ये समझ नहीं पा रहे कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, वो क्या सोच रहे हैं, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ बाय कर लिया, या जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह हुआ बाय कर लिया, तो इस चक्कर में वो ट्रैप होते रहते हैं। ये इंड्यूसमेंट होता है उनके लिए, जो लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे ये जो इस तरह से यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, आप इसमें बाय नहीं करेंगे बाय, तो आप ट्रैप नहीं होंगे। अब थोड़ा सा वापस आगे चलते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा बीओएस हुआ था, तो प्रीवियस जो हाई था हमारा, जहां पे बीओएस हुआ उसका मेन हाई जो रहेगा वो हमारा अब हाई बन जाएगा। ये हाई क्रॉस नहीं हुआ तो चेंज ऑफ कैरेक्टर होने का सवाल ही नहीं, यहाँ पे बीओएस हुआ था। उसके बाद एक सफिशिएंट अमाउंट का वापस पुल बैक आया, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट लो बन गया।
हाई अभी तक भी क्रॉस नहीं हुआ है, बीच में बने हुए हैं तो कोई खास मोमेंटम आप देख सकते हैं नहीं मिल पा रहा है। वापस से क्या हुआ, इंपॉर्टेंट लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे डाउन साइड का मूव मिला, फिर वापस से ऊपर गए एंड जहां पे बीओएस हुआ यहाँ पे उसका जो मेन हाई था वापस से हाई बन गया। इसी तरह से ये चलता जाएगा मामला। आपको अगर ये चीज समझ में आ गई तो आप क्या बीच बीच में यहाँ पे जो पुल बैक वगैरह हो रहे हैं, जो बाय साइड के मूव वगैरह आ रहे हैं, उसमें क्या आप ट्रैप होंगे? बिल्कुल भी नहीं। स्पेशली अगर आप न्यू ट्रेडर हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी एक सर्टेन डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने में कि हाँ आज के दिन मेरा माइंडसेट बाय साइड पे रहना चाहिए, शॉर्ट साइड पे रहना चाहिए, या फिर दोनों ही ना होते हुए बीच में जब हाई और लो क्रॉस नहीं हो रहे तो न्यूट्रल माइंडसेट रखना है मेरे को, छोटी मोटी स्कैल्पिंग वगैरह करनी है या फिर उस दिन को अवॉइड करना है, प्रॉफिट को अपने बचाना है, कैपिटल को अपने बचाना है। इतना भी आपने समझ लिया और कर लिया तो आपकी कैपिटल जो है सेफ बनी रहेगी। एंड किसी भी आप एक्सपीरियंस ट्रेडर से पूछ लेना, लोग आपको कमेंट में बता देंगे भले ये बात, जो भी एक्सपीरियंस ट्रेडर है, शुरुआत में कैपिटल सेफ रखना ही सबसे बड़ा काम होता है क्योंकि बहुत जल्दी हमारी कैपिटल वाइप होती है। एक बार जब हमने कैपिटल सेफ रखना सीख लिया तो प्रॉफिट धीरे धीरे हमारा बनना चालू हो जाता है। भले ही शुरुआत में बड़े प्रॉफिट को कैप्चर करना अवॉइड करें पर कैपिटल को बचाना एटलीस्ट सीखें। जो भी एक बार एक्सपीरियंस ट्रेडर है कमेंट करके जरूर बताना क्या मैं सही कह रहा हूं नहीं कह रहा। इसी तरह से मल्टीपल एग्जांपल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जब आप खुद से बैक टेस्ट वगैरह करेंगे तब आपको ये समझ में आने लग जाएगा। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपको ये फेल वगैरह होते हुए नजर आएंगे, उसके भी एग्जांपल्स वगैरह आपको चार्ट पे देखने को मिल जाएंगे, पर वो कंपैरेटिवली कम होता है। तो जो चीज कम हो रही है उस पर हमें ध्यान नहीं देना, मैक्सिमम चीज जो होती है उस पर हमें ध्यान रखना है, उसको हमें यूज लेना है। एंड जब ये फेल हो तब हमारे लिए हमारे पास स्टॉप लॉस रहना चाहिए, हमारा रिस्क मैनेजमेंट हमारे साथ में रहना चाहिए। ऐसा ना हो कहीं 5-7 ट्रेड में हमने जाके बनाया और एक ही ट्रेड में पूरा गायब कर दिया, वो हमारा कोई अच्छा रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता, उससे हम ट्रेडर नहीं बन सकते अच्छे। यही था कंप्लीट सेशन। कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करके प्यार दिखा सकते हैं। आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे, प्यार दिखाएंगे तो उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ जो मैं मेहनत कर रहा हूं, जो मैं एफर्ट्स डाल रहा हूं वो यूजफुल है। एटलीस्ट कुछ लोग तो हैं जो वाकई में सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। और भी आपकी कुछ क्वेरीज हो, डाउट्स वगैरह हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।